नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। आज की यह कहानी बिहार पुलिस की है, लेकिन सिर्फ पुलिस की नहीं है। यह कहानी उस सिस्टम की है जो एक वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें पेश करता है। एक तस्वीर में सरकार पुलिसकर्मियों के लिए फैसले ले रही है, उनकी जिंदगी आसान करने की कोशिश कर रही है, उन्हें सम्मान और सुरक्षा देने की बात कर रही है। दूसरी तस्वीर में उसी सिस्टम की दरारें साफ दिखती, जब एक 18 साल की नीट छात्रा की मौत सवाल बन जाती है। उन सवालों के जवाब देने में पुलिस बार बार लड़खड़ाती दिखती है। आज हम इन्हीं दो खबरों को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। बात लंबी है लेकिन जरूरी, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, भरोसे का मामला है। सबसे पहले उस खबर से शुरुआत करते हैं जिसने बिहार पुलिस से जुड़े हजारों परिवार के चेहरे पर राहत की मुस्कान लाई। बिहार, जहां कानून व्यवस्था हमेशा चर्चा में रहती, वहां पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। यह कदम किसी बड़े अफसर की ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सड़क पर दौड़ती पुलिस गाड़ियों से जुड़ा हुआ है। पुलिस सिस्टम में अक्सर ड्राइवरों को हल्के में लिया जाता है, उन्हें सिर्फ गाड़ी चलाने वाला समझा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी आपात स्थिति में वही ड्राइवर सबसे अहम कड़ी होता है। सायरन बजती है, फोन गनगनाता है और फैसला कुछ सेकंडों में लेना होता है कि गाड़ी कैसे निकालेंगे, रास्ता कौन सा होगा और कितनी तेजी से पहुंचेंगे। कई बार वही ड्राइवर किसी की जान बचाने और किसी के हाथ से जिंदगी फिसलने तक का फर्क बन जाता है। यही बात बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने समझी है। जब गृह मंत्री खुद यह कहते हैं कि पुलिस को मजबूत करना है, पहले पुलिसकर्मियों के हालात मजबूत करने होंगे, तो उसका मतलब सिर्फ भाषण नहीं होता। बिहार पुलिस में कार्यरत सेना से सेवानिवृत्त चालकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। पहले उन्हें 25,000 रुपए प्रति माह मिलते थे, जो अब बढ़कर 30,000 रुपए हो गए। सुनने में यह 5,000 की बढ़ोतरी लगती है, लेकिन जिन परिवारों की आमदनी इसी पर टिकी हो, उनके लिए यह बहुत बड़ा फर्क है। यह बच्चों की पढ़ाई है, घर का किराया है, दवाइयां हैं और एक सम्मानजनक जिंदगी की उम्मीद है। इतना ही नहीं, सरकार ने इन चालकों की सेवा अवधि भी बढ़ाने का फैसला किया। पहले इनका कार्यकाल मार्च 2026 तक था, अब इसे पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि नौकरी की असुरक्षा का डर अब कुछ वक्त के लिए दूर हो गया है। यह फैसला उन लोगों के लिए खास है जो सेना से रिटायर होने के बाद दूसरी पारी में पुलिस की सेवा कर रहे हैं। सरकार इस पूरे फैसले पर करीब 161 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं, यह निवेश है, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का निवेश। इसके साथ ही इन चालकों को सालाना 4,000 रुपए का वर्दी भत्ता भी मिलेगा। वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वर्दी पहचान होती, आत्मसम्मान होती। जब कोई पुलिसकर्मी साफ और पूरी वर्दी में होता है तो उसका असर उसके व्यवहार और कामकाज दोनों पर पड़ता है। यह सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS के तहत हजारों चालकों की जरूरत है। स्थायी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वह वक्त लेती है। तब तक अनुभवी चालकों को बनाए रखना जरूरी है ताकि सिस्टम रुके नहीं। यह तस्वीर उम्मीद देती है। यह बताती है कि सरकार अगर चाहे तो पुलिस व्यवस्था को जमीन पर मजबूत कर सकती है। अब बात उस दूसरी खबर पर जिसने पटना ही नहीं पूरे बिहार को बेचैन कर दिया। एक 18 साल की लड़की जो नीट की तैयारी के सपने लेकर पटना आई थी, उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद शुरू होता है सवालों का ऐसा सिलसिला जिसका कोई साफ जवाब अभी तक नहीं मिला। यह कहानी 5 जनवरी 2026 में शुरू होती है। जहानाबाद में रहने वाली छात्रा पटना आती है। मकसद साफ था, नीट की तैयारी। वह शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रुकती है। परिवार को उम्मीद थी कि बेटी डॉक्टर बनेगी, जिंदगी बदलेगी। 9 जनवरी को हॉस्टल में वही छात्रा बेहोश हालत में मिलती। पुलिस को सूचना दी जाती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। हालत गंभीर बताई जाती है। परिवार उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करता है। 11 जनवरी को कई दिनों तक
कोमा में रहने के बाद छात्रा की मौत हो जाती है। यहीं से कहानी उलझना शुरू होती है। पुलिस की शुरुआती बातों में कहा जाता है कि शायद नींद की गोलियों का ओवरडोज हुआ होगा या फिर टाइफाइड जैसी बीमारी का मामला हो सकता है, लेकिन यह बातें सवालों को शांत करने के बजाय और भड़का देती। परिवार इन दावों को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि बेटी के शरीर पर चोटों के निशान थे, संघर्ष के निशान थे। वे हत्या और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। उनका साफ कहना है यह सिर्फ बीमारी या आत्महत्या का मामला नहीं है। 14 जनवरी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और मामला एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। रिपोर्ट में लिखा जाता है कि यौन हिंसा या बल प्रयोग की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। यह एक लाइन पूरे केस की दिशा बदल देती है। अब तक जो मामला सामान्य दिख रहा था वह अचानक बेहद गंभीर हो जाता है। इसके बाद पटना की सड़कों पर गुस्सा दिखने लगता है। छात्र, स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन विरोध में उतर आते हैं। करगिल चौक जैसे इलाकों में प्रदर्शन होते हैं। पुलिस लाठीचार्ज करती है। तस्वीरें सामने आती हैं। सवाल उठते हैं कि जब इंसाफ मांगने वाले सड़कों पर हैं तो जवाब देने के बजाय डंडा क्यों? करीब 21 जनवरी को पुलिस हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार करती है। हॉस्टल को सील किया जाता है। कहा जाता है कि सबूत सुरक्षित किए जाएंगे। इसके बाद डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन होता है। महिला आयोग भी इस मामले में दखल देता है और रिपोर्ट मांगता है। 22 जनवरी को एक और खुलासा होता है। एसआईटी बताती है कि छात्र ने जहानाबाद के बाद कुछ एंटी डिप्रेशन की दवाइयां खरीदी थी। एसआईटी बताती है कि छात्रा ने जहानाबाद से कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयां खरीदी थी। अब जांच का फोकस उसी मानसिक स्थिति पर होता है। परिवार से पूछताछ की जाती, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। पुलिस पहले कहती है कि यौन उत्पीड़न के संकेत नहीं मिले। सिटी एसपी का बयान मीडिया में आता है। फिर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस कहती है कि यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही विरोधाभास लोगों को खटक रहा है। पटना पुलिस और एसएसपी स्तर के अफसर कहते हैं कि जांच जारी, किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड सब खंगाले जा रहे हैं। लेकिन जनता का सवाल है कि अगर शुरुआत में ही जांच सही दिशा में होती तो क्या यह गुस्सा, यह अविश्वास पैदा होता? यहां सवाल किसी एक अफसर का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। एक तरफ वही पुलिस जिसके ड्राइवरों के लिए सरकार करोड़ों का खर्च कर रही है, दूसरी तरफ वही पुलिस जो एक छात्रा की मौत पर साफ और भरोसेमंद जवाब देने में नाकाम दिखती है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पोस्टमार्टम से पहले ही बयानबाजी ना की जाती तो क्या हालात अलग होते? अगर परिवार की बातों को शुरुआत में ही गंभीरता से लिया गया होता तो सड़कों पर उतरने की नौबत नहीं आती। क्या यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यह एक लड़की की सुरक्षा से जुड़ा है, एक छात्रा जो पढ़ने के लिए दूसरे शहर आई थी। अगर उसके साथ क्या हुआ यही साफ नहीं हो पा रहा तो बाकी लड़कियां कितना सुरक्षित महसूस करेंगी? बिहार पुलिस की यह दो तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। एक तस्वीर में सुधार की कोशिशें हैं, फैसले हैं, सुविधाएं हैं। दूसरी तस्वीर में लापरवाही के आरोप हैं, विरोधाभासी बयान है और एक परिवार का टूटा हुआ भरोसा है। सरकार और पुलिस दोनों के लिए यह वक्त आत्ममंथन का है। सुविधाएं देना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि जनता को इंसाफ मिलता दिखे, वरना सारी चमक फीकी पड़ जाती है। क्योंकि आखिर में सवाल यही है, जब जरूरत आम आदमी को पड़ती है तो क्या सिस्टम उतनी ही तेजी से, उतनी ही गंभीरता से काम लेता है जितनी तेजी से फैसलों की फाइलें चलती हैं? यही सवाल आज बिहार की हवा में तैर रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।